हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने अभी तक अगर हमारी वीडियो वाली कहानी नहीं देखी है तो आज हमारी वीडियो वाली कहानी 4 बजे आई थी। वो कहानी है द पॉजेसिव बिलियनियर हस्बैंड। आप उस कहानी को एक बार देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको उसका वीडियो कैसा लगा। क्या हमें आगे कहानी का वीडियो भी बनाना चाहिए या नहीं। और आप लगातार कहानी को इसी तरीके से प्यार करते रहिए और अपने ग्रुप्स और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। चलिए, आज की कहानी है 501वां एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज अपने सारे फाइलें समेटकर तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आ गया था। बा भी पहले ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो बा के पास आया, उसने पांव छुआ, आशीर्वाद लिया और वहीं पर बैठ गया। तभी बा ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, युवराज बेटा, अब तो मान जाना, शादी की बात कर लेते हैं। लेकिन युवराज बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि बा उसके पीछे ही क्यों पड़ गई। शादी वो अभी करना नहीं चाहता था, लेकिन बात ही कि वो उसकी जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती थी। तभी युवराज ने हाथ में पकड़े चम्मच को प्लेट में रखते हुए गंभीरता से कहा, बा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे अभी शादी नहीं करनी है ना। आप रहने दीजिए थोड़े दिन। लेकिन बा का चेहरा ये सुनते ही बुझ सा गया। उन्होंने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मैं मैं तेरी माँ नहीं हूं, तेरी दादी हूं। शायद इसलिए तू मेरी बात नहीं मानता। माँ ने अब के बार इमोशनल पत्ता फेंक दिया था। जब भी कोई बच्चा घर का कोई बात ना माने तो माँ और दादी हमेशा से इसी तरीके की बात करके बच्चे से बातें मनवा लेने की कोशिश करती थी। तभी युवराज ने जैसे ये बात सुनी, उसके दिल में एकदम से चिहुक सी उठ गई। उसे बहुत ही अजीब सा लग गया था कि बा आज ऐसी बातें क्यों कर रही है। उसने कभी भी बा और माँ में कभी फर्क नहीं किया था। उसके लिए तो बा सब कुछ ही थी, उसका दादा, उसकी दादी, उसकी माँ और उसका बाप। क्योंकि उनके माँ बाप की मृत्यु के बाद उसे बा से ही सबसे ज्यादा प्यार मिला था और तब से ही युवराज बा को सब कुछ मानने लग गया था। लेकिन आज जैसे ही बा ने कहा कि वो उसकी माँ नहीं है, उसको एकदम से अजीब सा लगा। तभी वो झटके से उठा और बा को गले लगाकर बोला, बा, आप ये आप एक बात कैसे सोच सकती हैं बा। आप ही तो मेरी सब कुछ हैं। मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा बा। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप समझिए ना मेरी बात को। और हाँ, आगे से ऐसी बात कभी मत सोचना। मेरे दिल को दर्द होता है बा। पहले तो बा को भी लगा कि शायद उन्होंने कोई गलत बात कह दी, लेकिन बा को तो अपनी बात मनवानी थी। तभी उन्होंने आगे कहा, देख, तूने फिर से मेरी बात काट दी ना। मैंने तो आज तेरी लावण्य ठाकुर के साथ डेट फिक्स कर दी है। अगर तू नहीं गया तो मेरी तो इंसल्ट ही हो जाएगी। क्या लोग सोचेंगे वो कि निर्मला की तो कोई घर में बात ही नहीं मानता। क्या ये संस्कार रह गए हैं सिंघानिया परिवार के अब। और ये कहते कहते बा इमोशनल हो गई थी। युवराज को भी पता लग गया था कि बा उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। उसके चेहरे पर वो मासूम से मुस्कान थी, वो प्यार भी था। लेकिन वो मुस्कुराया और उसने अब भीतर ही भीतर हार मान ली थी। उसे लगने लगा था कि शायद कुछ भी करके बा की बात मान ली जाए, नहीं तो बा नाराज हो जाएंगी। तभी उसने थोड़ा सा झुंझलाते हुए कहा, ठीक है बा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आगे से आप मुझसे बिना पूछे कुछ ऐसा नहीं करेंगी। बा की आंखों में चमक लौट आई थी। अब की बार जो उन्होंने तीर चलाया था वो सही जगह पर जाकर लग गया था। युवराज ने बा की बात मान ली थी। तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है बेटा, आगे से ध्यान रखूंगी। बस आज तो मुलाकात कर ले उसके साथ। देखना, लावण्या बहुत प्यारी लड़की है, बहुत संस्कारी भी है और तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। युवराज ने आगे कुछ नहीं कहा, उसने बस सिर हिला दिया। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। क्या वाकई उसे किसी से मिलना चाहिए था या उसका मन अभी भी बीते कल की उलझनों में फंसा हुआ था। लेकिन बाकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। और अगर उनकी खुशी के लिए उसने एक फॉर्मल मुलाकात करनी थी तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने सोच लिया था कि वो सीधा जाएगा और मिलेगा और अपना वापस घर आ जाएगा। तभी उसने जल्दी जल्दी में अपना नाश्ता किया और बा का माथा चूमा और कहा, ठीक है बा, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और हाँ, आगे से ध्यान रखना, ऐसा कुछ कोई प्रपोजल मत लेकर आना। तभी उसने कहा और बैग उठाया और दरवाजे की ओर चला गया।
बाहर उसकी गाड़ी इंतजार ही कर रही थी। जैसे वो गाड़ी में बैठा ऑफिस के लिए निकल पड़ा। जैसे जैसे वो कंपनी की ओर बढ़ता जा रहा था, उसके मन की उलझनें भी लगातार बढ़ती जा रही थी। एक तो ऊपर से उस रात को किया गया फोन का उसको अभी तक पता नहीं चला था कि वो फोन किसने किया था, और आज शाम को उसको एक लड़की से भी मिलने जाना था। वो यही सोचता जा रहा था कि मुलाकात कैसी होगी, वो लड़की कैसी होगी। कुछ ही देर में वो वीरमाला फार्मास्यूटिकल्स की ऊंची ऊंची इमारतों के सामने आ गया था। विशाल शीशे की दीवार से ढकी इस बिल्डिंग को देखकर हमेशा उसके भीतर एक गर्व भर आता था, लेकिन आज उसे इमारत भारी भारी सी लग रही थी, जैसे हर शीशे में उसका अतीत सामने चमक रहा था। उसने कार को पार्किंग में लगा दिया, गाड़ी से बाहर निकलकर अपना सूट ठीक किया और सीधा लिफ्ट की ओर चला गया। लिफ्ट के भीतर जाते ही जैसे उसने 10वें फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट धीरे धीरे से ऊपर की ओर जाना शुरू हो गई थी। जैसे ही वो 10वें फ्लोर पर पहुंचा और कॉरिडोर में आगे आया, उसने देखा कि सभी एम्प्लॉयज अपने अपने काम में लगे हुए थे। कुछ एक फाइल को लेकर यहाँ से वहां रखने जा रहे थे, तो कुछ अपने डेस्क पर बैठकर लगातार कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। जैसे उनकी नजर युवराज पर पड़ी, उन्होंने एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग सर। लेकिन युवराज तो अपने उलझनों में व्यस्त था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि किसी ने उसको गुड मॉर्निंग कहा है। वो आगे बढ़ता चला गया। जैसे वो आगे बढ़ा, पीछे से एम्प्लॉयज के बीच में कानाफूसी शुरू हो गई थी। तभी एक ने कहा, देखा, आ गया खड़ूस। उस बेचारे ने गुड मॉर्निंग कहा और इस इंसान ने एक बार मुड़कर उसे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई भी नहीं किया। तभी दूसरे ने कहा, मुझे लगता है आज युवराज सर कुछ अलग ही मूड में है। उनका चेहरा तुमने देखा नहीं, वो बड़े गुस्से में लग रहे हैं। तभी तीसरे ने कहा, वो थोड़ा सा समझदार लग रहा था, भाई अपना काम कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने कुछ सुन लिया और तुम अभी के अभी फायर हो जाओ। लेकिन जो लड़कियां युवराज को एक बार देख लेती थी, उनके दिलों पर तो सांप लौटने लगते थे। लड़कियां तो बस यही शुक्रगुजार करती थी कि भगवान एक बार युवराज की उनसे बात हो जाए, एक बार वो उनसे मिल ले, और अगर ये भी नहीं तो एक बार उन्हें जी भरकर कम से कम देख तो ले। लेकिन युवराज अपने काम में मस्त और अपने धुन में मस्त लगातार अपने ऑफिस की तरफ ही बढ़ता जा रहा था। जैसे वो अपने ऑफिस में गया, कुछ ही देर के बाद उसके पीछे पीछे दिव्या भी आ गई थी। दिव्या के हाथ में कुछ फाइलें थी। वो आगे बढ़ी और उसने कहा, गुड मॉर्निंग सर, आज का शेड्यूल आपका मैं बता देती हूँ। युवराज ने नजरें उठाकर दिव्या की ओर देखा और सिर हिलाकर इशारा किया। हाँ बताओ दिव्या। दिव्या ने बताना शुरू कर दिया। सर, सुबह 9 बजे आपकी मीटिंग है R&D टीम के साथ, 7 नए प्रोजेक्ट के इस ट्रायल्स पर। 10:30 बजे इन्वेस्टर मीटिंग है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। फिर 12 बजे लंच ब्रेक है। 3 बजे आपके पुराने क्लाइंट्स मिस्टर सक्सेना से मुलाकात है, और शाम को 5 बजे लावण्या जी के साथ डिनर डेट के लिए मैंने चेयरवुमन से कहने पर आपको रेस्टोरेंट बुक करवा दिया है। युवराज ने जैसे ये लास्ट लाइन सुनी, उसने अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि दादी माँ ओ बा, यहाँ तक कि उसके दिव्या असिस्टेंट को भी ये बात कह देगी कि आज युवराज डेट पर जा रहा है और उसके लिए पहले से ही सीट बुकिंग कर ली जाए। युवराज यही सोच सोच कर परेशान होता जा रहा था। आपको क्या लगता है दोस्तों, युवराज डेट पर जाएगा या नहीं? क्या होगा वहां? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, सुकून FM चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। कहानी अच्छी लग रही है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। दोस्तों, 502वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही दिव्या ने पूरे दिन की शेड्यूल बताया और लास्ट में उसने कहा कि आज उसके लावण्या ठाकुर के साथ डिनर डेट भी है, तभी युवराज थोड़ा सा परेशान हो गया था। उसे लगा कि इन सब के बीच ये बा ने क्या कर दिया। तभी दिव्या को लगा कि इस बात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, और उसने सामने युवराज की फाइल रख दी और कहा, सर ये डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और कुछ लीगल कागजात हैं। युवराज ने एक एक फाइल को ध्यान से देखा और साइन करने लगा। साइन करते समय वो कई बार उन शब्दों में उलझ गया जो फाइलों में लिखे थे, जिसे वे किसी गहरे राज की ओर इशारा कर दे। फिर भी उसने ध्यान से पढ़कर सभी फाइलों पर साइन की। उसने फाइलें दिव्या को वापस दे दी और उन्हें वो लेकर बाहर चली गई। उसके जाने के बाद युवराज अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुककर बैठ गया। उसके चेहरे पर सोच की गंभीरता छलकने लगी। वो आंखें बंद करके कुछ पल को ऐसे ही बैठा रहा जैसे किसी गहरी उलझन में मन को घेरे हुए। उसके चेहरे के हाव भाव
साफ थे वो किसी से बात से बेचैन था। असल में उसके मन में बा को लेकर हल्की झुंझलाहट उमड़ रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि बा ने उसके डेट पर जाने की बात सबको बता दी थी। दिव्या को जब ये बात पता चली होगी तो वो ऑफिस के गलियारों में यह खबर फैल गई होगी। अब हर कोई जान जाएगा कि वो सिंगल है और ये जानकारी ऑफिस की कुछ लड़कियों को उसके ज्यादा पीछे पड़ जाएंगे। वो मन ही मन बुदबुदाया, बा भी ना कभी कभी सारी हदें पार कर देती है। अब दिव्या को भी बता दिया, मतलब अब पूरा ऑफिस जानेगा कि मैं डेट पर जा रहा हूं। उसके होठों पर एक हल्की सी कड़वी मुस्कान आई, जैसे वो अपने हालात पर हंसने की कोशिश कर रहा हो। वो अब भी अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी उसके कैबिन का दरवाजा एक बार फिर से किसी ने खटखटाया और वो सीधा होकर बैठ गया और उसने कहा, हाँ अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और दिव्या एक बार फिर अंदर आ गई। युवराज ने हैरानी भरे अंदाज में पूछा, हाँ दिव्या बताओ क्या हुआ। दिव्या ने हल्के मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर एक वसीम जी और चंदन जी मिलने आए हैं। उनके पास आपकी अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या करना है बताइए। वसीम और चंदन का नाम सुनते ही युवराज का चेहरा खिल उठा, मानो उसे पुराने अपने खबर में चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो फौरन मुस्कुराते हुए बोला, अरे वसीम और चंदन आ गए, उन्हें तुरंत अंदर भेजो। उन्हें अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है, वो मेरे दोस्त हैं। दिव्या ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। कुछ ही क्षणों में दरवाजा फिर से खुला और वसीम अपने परिवार के साथ और साथ में चंदन युवराज के ऑफिस में आ गए। युवराज अपनी कुर्सी से तेजी से उठा और दोनों को गले लगा लिया। चंदन के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वसीम की आंखों में भी आत्मीयता झलक रही थी। युवराज ने सामने पड़ी कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे बैठो बैठो। फिर उसने मेज पर रखी छोटी सी पीतल के घंटे को धीरे से बजाया और कुछ ही पलों में ऑफिस बॉय अंदर आ गया। उसके आते ही युवराज ने उससे कहा, सभी के लिए चाय और पानी का इंतजाम करो और नाश्ते का भी इंतजाम करना। हमारे मेहमान बहुत दूर से आए हैं। ऑफिस बॉय ने सिर झुकाकर हामी भरी और तुरंत बाहर चला गया। अब ऑफिस के अंदर हल्के से गर्मजोशी और अपनापन फैल चुका था। वसीम की पत्नी अपने बच्चों को लेकर एक और बैठ गई थी। बच्चे थोड़े थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर उत्सुकता थी। वे आलीशान ऑफिस और उसमें बैठा शख्स आखिर कौन था, जिसे उनके अब्बू इतने घुल मिलकर बातें कर रहे थे। चंदन भी मुस्कुराता हुआ युवराज के सामने बैठा था और उसकी आंखों में संतोष की झलक थी। युवराज ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तो बताओ कैसा रहा सफर तुम्हारा, आराम से पहुंचे ना। वसीम ने जवाब दिया, जी मालिक सब बढ़िया था, फ्लाइट भी सही समय पर थी। आपने जो ड्राइवर भेजा उसने बहुत इज्जत के साथ बात की, बहुत अच्छा लगा मालिक। चंदन ने भी सिर हिलाते हुए हमें भरी और कहा, हाँ सर सब कुछ अच्छा था, आपको देखकर तो जैसे सारी थकान मिट गई। युवराज ने भी हंसते हुए कहा, अरे पागलो, अब तो तुम लोग यही हो ना, अब हर रोज मिलेंगे, बातें कम और काम भी करना है। तुम्हारे मेहनत का सही फल अब मिलेगा। वसीम की पत्नी ने भी अपने बच्चों को थोड़ा सहज करते हुए कहा, बहुत अच्छा लगा साहब, वसीम हमेशा आपकी बातें करता रहता था, आज को देखा तो लगा वाकई आप जैसा इंसान तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं भाभी, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो भी है अपनों की बदौलत है। अब आप सब यहाँ हैं तो मुझे मेरी ताकत मिल गई। इतनी देर में ऑफिस बॉय गर्मा गर्म चाय और स्नैक्स लेकर आ गया था। उसने सबके सामने कप रखे और प्लेट सजाई और फिर एक और खड़ा हो गया। युवराज ने उसे इशारे से बाहर भेज दिया और कहा, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। सभी ने चाय उठाई, एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए चाय पीने लगे। कमरे में हंसी, अपनापन और एक नई शुरुआत की मिठास घुल चुकी थी। अब युवराज के चेहरे पर गंभीरता की जगह ताजगी थी। सभी हंसी मजाक कर रहे थे। तभी युवराज के फोन की नोटिफिकेशन टोन बजी। उसने जब निकाल कर देखा तो उसके अननोन मैसेज से आ गया था। नंबर देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई। युवराज ने जैसे ही स्क्रीन पर नंबर देखा उसका दिमाग खराब हो गया था। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया था, जैसे सब्र की सारी हदें पार हो चुकी थी। सामने बैठे चंदन और वसीम दोनों भी हैरान रह गए थे। वो भी जान गए थे कि शायद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसे ही युवराज एकदम से फोन को देखकर तो इतना परेशान नहीं हो सकता था। वो अब तक युवराज को जितना जानते थे, उन्हें यकीन हो गया था कि वही शख्स होगा जो हर समय शांत और ये नियंत्रित रहता था। युवराज के इस अचानक गुस्से और बेचैनी से वो भी चौंक गए थे। तभी युवराज ने झिझकते हुए एकदम से पूछा, क्या क्या हुआ सर, किसका मैसेज है। मगर युवराज ने जैसे ही
उसकी बात सुनी ही नहीं। उसका सारा ध्यान उस फोन की स्क्रीन पर था जिस पर वो मैसेज देख रहा था। चंदन और वसीम ने जब देखा कि युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो चुप हो गया। दोनों समझ चुके थे कि बात ज्यादा ही गंभीर है और इंतजार करना ही सही होगा। पहले ही कोई फैसला या बातचीत नहीं करनी चाहिए। जब युवराज खुद बता देगा कि ऐसा करना है और ये प्लानिंग है, तभी वो लोग आगे काम करने के लिए जाएंगे। तभी युवराज ने मैसेज खोला। उसकी आंखों की चमक और चेहरे के भाव भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे। मैसेज में लिखा हुआ था, जब दुश्मन बड़ा हो तो अपनों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ा करते। और इस मैसेज के साथ एक वीडियो फाइल भी अटैच थी। युवराज ने मन में पहले तो बा का ख्याल आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत वीडियो प्ले किया और जैसे ही वीडियो ऑन हुआ उसमें नजर आया निर्मला हाउस का बाहरी हिस्सा। कैमरे के एंगल से साफ लग रहा था कि वीडियो किसी ड्रोन या ऊंचाई से ली गई थी। युवराज की आंखें फैल गई। उसका गला सूखने लगा और उसके शरीर में से एक झुरझुरी दौड़ गई। उसे समझ आ गया था कि कोई ना कोई, किसी न किसी ने उसके घर की निगरानी की है और शायद घर पर हमला करने की भी कोशिश की होगी। तभी उसे ध्यान आया कि घर में मंगला और बा अकेले ही है। फिर उसने बा को कॉल करने के लिए सोचा। तभी उसने जैसे ही बा को कॉल करने लगा, उसने बा का मोबाइल नंबर डायल किया। फोन की रिंग बजने लगी लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। युवराज की घबराहट अब उसके चेहरे और हाव भाव में आ गई थी। उसने दोबारा कॉल किया मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। अब युवराज का संयम जवाब देने लगा था। वो सोचने लगा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। वो यही सोच रहा था कि अब वो एकदम से जल्दी से क्या कर सकता है। बेचारे चंदन और वसीम भी उसके हालात देखकर मन ही मन यही सोच रहे थे कि युवराज उन्हें बता क्यों नहीं रहा है। ऐसी क्या बात हो गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या युवराज दादी माँ को बचा पाएगा? और ऐसा कौन था जिसने सीधा युवराज की बा पर हमला कर दिया? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने सुकून एफएम चैनल के साथ। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज 4 बजे हमारी कहानी, नई कहानी माई पॉजेसिव हस्बैंड, वो वीडियो में आई है। आप लोग उस कहानी को देखकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहानी वीडियो में कैसी लगी। आप लोग हमेशा कहते थे कि कहानी वीडियो में आनी चाहिए, तो वो कहानी हमने वीडियो में दी है और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आगे से हमें कहानी वीडियो में बनानी चाहिए या नहीं। इसको पूरा सुनने के बाद वो देखना, 6-7 मिनट का एपिसोड है, और फिर एक कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, 503वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही युवराज ने फोन करने की कोशिश की लेकिन उधर से बा फोन नहीं उठा रही थी। उसने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी उसने घर के लैंडलाइन पर कॉल करने की कोशिश की। उधर से भी कोई उत्तर नहीं मिला। हर तरफ जैसे सन्नाटा छाया हुआ था। युवराज के माथे पर पसीना आया था, होठ सूखने लगे थे और उसकी उंगलियां बेचैनी से कांपने लगी थी। उसके भीतर अब तूफान और भी ज्यादा तेज हो गया था। तभी वसीम और चंदन से रहा नहीं गया। वो अपनी सीट से उठ खड़े हुए और वसीम युवराज के करीब गया और उसने धीरे से पूछा, मालिक, क्या हुआ है? आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? प्लीज हमें बताइए ना। मगर युवराज ने इस बार भी उन्हें सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया। बस इतना ही कहा, वसीम, चंदन, तुम दोनों मेरे साथ चलो। और यह कहते ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर वसीम की पत्नी और बच्चों पर पड़ी। बच्चे थके हुए लग रहे थे। पत्नी की आंखों में भी सफर की थकावट साफ दिखाई दे रही थी। युवराज ने तुरंत स्थिति को समझा और समझदारी से काम लिया। उसने वसीम की पत्नी से कहा, आप यहीं बैठिए, मैं दिव्या को बोल देता हूं कि वो आपको गेस्ट हाउस पहुंचा देगी। आप और बच्चे वहीं आराम कर लेना। इतना कहकर वो तेजी से अपने कैबिन से बाहर निकला। सामने रिसेप्शन डेस्क पर बैठी दिव्या की ओर इशारा किया। दिव्या तुरंत उसकी ओर बढ़ गई। युवराज ने बिना किसी भूमिका के गंभीर स्वर में कहा, दिव्या, फिलहाल आज दोपहर मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, उसके बाद में देखेंगे। फिलहाल मुझे तुरंत बाहर जाना पड़ रहा है। और एक काम करना, मेरे कैबिन में जो खास मेहमान हैं उन्हें गेस्ट हाउस पहुंचा देना। वहां उनके खाने पीने और आराम से अच्छे इंतजाम रहने का कभी करवा देना। दिव्या ने बिना कोई सवाल किए सिर झुकाकर कहा, जी सर। ये कहते ही युवराज को कुछ हद तक संतोष मिल गया था कि उसके मेहमानों की देखभाल अच्छे से हो जाएगी। और उसने आखिरी बार मुड़कर अपने कैबिन की ओर देखा, फिर लेफ्ट की ओर तेजी से कदमों से बढ़ गया। वसीम और चंदन ठीक पीछे चल रहे थे।
लिफ्ट का जैसे ही दरवाजा खुला तीनों अंदर चले गए। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट नीचे जा रही थी और लिफ्ट के अंदर सन्नाटा था। वसीम और चंदन लगातार युवराज की तरफ ही देख रहे थे कि ऐसा क्या हो गया है और युवराज उन्हें बता क्यों नहीं रहा है। अगर कोई ऐसी बात है तो युवराज को तुरंत उन्हें बता देनी चाहिए थी, लेकिन युवराज तो पता नहीं किन ख्यालों में खोया हुआ था। लेकिन युवराज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि कैसे भी करके जल्दी से घर पहुंच जाए और बा को देख ले। अगर एक बार उसने बा को देख लिया तो उसको तसल्ली मिल जाएगी कि बा बिल्कुल ठीक है। अगर उसे बा नहीं दिखाई दी तो यह तूफान शायद कहीं ना कहीं जाकर ही रुकेगा, जो सबको शायद उड़ा ले जाए। जैसे लिफ्ट नीचे पहुंची, उसका मन भी हजारों सवालों से भर चुका था। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा मैसेज कौन करेगा? और ऐसा कौन है जो युवराज का इतना बड़ा दुश्मन है कि उसने सीधे उसकी बा पर हमला करने की सोच लिया था? और इतनी हिम्मत दिल्ली में किसकी हो गई थी को बा के निर्मला हाउस पर नजर रखी? और क्या वाकई में बा खतरे में थी या फिर उसे कोई डराने की कोशिश कर रहा था? तभी वो तेज कदमों से पार्किंग की ओर बढ़ा और जहां पर उसकी गाड़ी खड़ी थी उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और वसीम भी चंदन और पीछे बैठ गई। युवराज ने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार के साथ वो निर्मला हाउस की ओर बढ़ गया। वो बस यही सोच रहा था कि बा को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बा सुरक्षित होनी चाहिए। गाड़ी के भीतर भी सन्नाटा था। तभी रास्ते में ट्रैफिक को दौड़ते हुए युवराज जैसे ही निर्मला हाउस की ओर बढ़ रहा था, उसकी निगाहें बस इसी बात पर थी, बा सेफ होनी चाहिए। वो जानता था कि अगर थोड़ी सी भी देर हो गई और कहीं उन लोगों ने हमला कर दिया तो ऐसा ना हो कि बा उसका साथ छोड़ दे। यही सोचते सोचते उसे नहीं पता था कि वो गाड़ी की स्पीड कितनी तेज कर रखी थी। गाड़ी की स्पीड को देखकर लोग अपने आप रास्ता दे रहे थे। लोगों ने अपने मन में धारणा भी बना ली थी कि यह तो इंसान या तो शराब पिया हुआ है या फिर पागल हो गया है जो इतनी तेज गाड़ी चला रहा है, क्योंकि युवराज की गाड़ी हवा से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था गाड़ी हवा में चल रही है, सड़क पर नहीं। तभी कुछ ही देर के बाद वो निर्मला हाउस पहुंच गए। गाड़ी को बिना रोके ही उसने गेट खोला और दौड़ते हुए अंदर की तरफ भाग गया। उसे लग रहा था कि कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ नहीं होगी। जैसे वो अंदर गया उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बा 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 कहाँ है आप बा? युवराज की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। चंदन और वसीम भी उसके पीछे पीछे आ गए थे। वो बड़े ही बेचैनी से देख रहे थे कि युवराज इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है और वो बा बा क्यों पुकार रहा है। तभी घर के अंदर से बा निकलती हुई दिखाई दी। उनके पीछे मंगला भी थी। युवराज ने जैसे ही बा को सही सलामत देखा, वो भागकर उनके पास गया और उसके चेहरे की घबराहट, आंखों में चिंता और शरीर की हर हरकत में एक बेचैनी सा प्रेम था जो फूट फूट कर बाहर आने को हो गया था। उसने घबराते हुए बा से पूछा, बा बा आप ठीक तो है ना? और साथ ही उसने बा के माथे को भी छूकर देखा और कि बा सही सलामत है और उसका कोई सपना तो नहीं है। लेकिन उसकी इस हरकत से बा एकदम से चौंक गई थी। बा को खुद नहीं पता था कि युवराज ऐसा क्यों कर रहा है। वो बिल्कुल सरप्राइज हो गई थी। उन्होंने पूछा, हाँ बेटा मैं तो ठीक हूं, मुझे क्या होगा? तू अभी तो थोड़ी देर पहले मुझसे मिलकर ऑफिस गया था, तो मुझे इतनी जल्दी क्या होने वाला है? और ये हड़बड़ाता हुआ वापस क्यों आ गया? क्या हुआ है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो बा से क्या कहे और वो उनसे क्या कहे कि उसे किसी ने मैसेज भेजा है और वीडियो में बनाकर भेजा है कि वो निर्मला हाउस के ऊपर मंडरा रहे थे। लेकिन वो बा को कोई भी तनाव नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने बा से कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने बा को टालने के लिए एक झूठ कह दिया। वो बोला, बा ऑफिस में मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था, ना जाने कैसे अचानक आंख लग गई और मुझे एक बहुत बुरा सपना आया। सपना यह था कि आपको कुछ हो गया। मैं बहुत डर गया था, बस आपको देखने आ गया। जैसे युवराज की बात बा ने सुनी, तभी बा मंगला की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तभी उन्होंने युवराज के गाल पर एक चपत लगाते हुए कहा, अरे पगले, ये सब तो फोन करके भी पूछा जा सकता था ना, इतनी दूर से भागते हुए आने की क्या जरूरत थी? तभी युवराज ने बा की बात का जवाब देते हुए कहा, बा मैंने फोन किया था आपको, आपने उठाया ही नहीं। 2 बार किया और कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने घर के लैंडलाइन पर भी कॉल किया, वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी मुझे और चिंता होने लगी और मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुरंत भागकर आपको देखने के लिए आ गया। बा को भी थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने चिंतित होकर कहा, युवराज, मेरे पास तो कोई कॉल नहीं आया बेटा,
और लैंडलाइन की बात करें तो वो तो 2 दिन से बंद पड़ा है, लेकिन मेरे मोबाइल पर अगर तूने कॉल की होती तो मैं जरूर देखती। ये कहते हुए बा ने अपनी नजरें मंगला की तरफ घुमाई और अपने कमरे की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा, मंगला, जब मेरे कमरे से मोबाइल लेकर आना। मंगला तुरंत दौड़कर गई और मोबाइल ले आई। बा ने मोबाइल हाथ में लेते हुए कहा, ये देख, मेरे मोबाइल पर तो तेरी कोई। और वह बोलते बोलते रुक गई। उनकी नजर स्क्रीन पर पड़ी और लाल रंग के उभरे शब्दों में उन्हें चौंका दिया, यू हैव टू मिस कॉल्ड बाय युवराज। और ये देखकर बात चौंक गई। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि उनके मोबाइल पर युवराज की 2 मिस कॉल आ गई थी और उन्हें पता भी नहीं था। लेकिन बात भी हैरान हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उन्होंने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तूने कॉल की थी तो मुझे पता क्यों नहीं चला? मैं तो कमरे में ही थी, मोबाइल भी वहीं टेबल पर पड़ा था, मुझे इसकी रिंग क्यों नहीं सुनाई दी? तभी युवराज ने चिंतित होकर बा से फोन ले लिया और उस स्क्रीन को देखने लगा। उसने कुछ ही सेकंड में देख लिया कि बा का मोबाइल तो साइलेंट मोड पर था। वो मुस्कुराया और बा की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर अब चिंता की लकीरें उभर आई थी। युवराज ने बा को तसल्ली देते हुए कहा, बा, देखिए, आपका मोबाइल तो साइलेंट मोड पर है, शायद इसीलिए आपको पता नहीं लगा। बा ने भी सिर हिलाया और गहरी सांस लेते हुए कुर्सी पर बैठ गई। तो ये बात थी। अरे तूने तो मुझे डरा ही दिया बेटा। मुझे तो लगा कि युवराज को ये क्या हो गया है। अभी तो ठीक से ऑफिस गया था, लेकिन अब भागता हुआ क्यों आया है और क्यों चिल्ला रहा है? इधर चंदन और वसीम भी ये सारा माजरा अपने आंखों के सामने से देख रहे थे और चुपचाप उन्होंने बाघ को बिल्कुल देखा कि वो ठीक है और युवराज भी अब टेंशन फ्री लग रहा था। तभी वसीम ने आगे आते हुए युवराज से पूछा, मालिक, आप सब ठीक है ना? वसीम की आवाज सुनकर युवराज ने तुरंत मुड़कर उन दोनों की तरफ देखकर सिर हाँ में हिला दिया और कहा, हाँ सब ठीक है, बस एक गलतफहमी थी, लेकिन शुक्र है कि बा ठीक है। इतना कहकर वो बा के पास ही बैठ गया और उनका हाथ थाम लिया। बा ने उसके सिर पर हाथ फेरा जैसे उनके सारी चिंताएं छू मंतर कर देना चाहती हो। लेकिन युवराज के दिल में जो डर बैठ चुका था वो इतनी जल्दी मिटना आसान नहीं था। वो जानता था कि मैसेज और वीडियो का मतलब कुछ और ही था। यह कोई सामान्य हरकत नहीं थी, ऐसा कोई जो उसे घेरने की कोशिश कर रहा था और अब उसके सबसे कमजोर नस उसके परिवार को भी निशाना बनाने की धमकी दी जा रही थी। वो यही सोच रहा था कि शायद ये उसकी चेतावनी होगी, तभी तो उसने उसकी बा या उसके घर पर किसी पर हमला नहीं किया। अगर वो चेतावनी न देता तो डायरेक्ट हमला भी कर सकता था। लेकिन यही सोच सोचकर उसका दिमाग फटे जा रहा था कि ये इंसान आखिर था कौन। कहीं ये रावत परिवार में से तो किसी ने उसके साथ गड़बड़ करनी शुरू तो नहीं कर दी थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन होगा इसके पीछे? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ और अपनी कहानी बेमानी मोहब्बत को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और एक कमेंट जरूर करें। दोस्तों, 504वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज को अब तसल्ली हो गई थी कि यह किसी ने जो भी किया है वो उसे डराने के लिए किया है और उसे धमकाने के लिए किया है। युवराज समझ चुका था कि अब उसका दोबारा कॉल आएगा और वो उसको ऐसी बात कहेगा जिससे युवराज को वो बात माननी पड़ेगी, और अगर नहीं मानी तो उसे डराने और धमकाने की कोशिश करेगा। वो उसे कहेगा कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसके घर वालों को मार कर ही दम लेगा। तभी ये सोच रहा था युवराज, इतने में उसका फोन फिर से बज गया और वही स्क्रीन पर अनजान नंबर आ रहा था। युवराज ये देखकर हैरान था कि जो वो सोच रहा था ठीक वैसा ही उसके साथ होता आ रहा था। उसने अभी 2 मिनट पहले सोचा था कि शायद वो इंसान उसके पास दोबारा कॉल करेगा और उससे अपने मिशन के बारे में कुछ बात करेगा। तभी से कॉल आना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया और देखा, ये तो बा के फोन पर कॉल आ रहा था। अब ये और कौन हो सकता है? और उस इंसान के पास बा का नंबर कहां से आया होगा? क्योंकि बा का नंबर तो किसी के पास था भी नहीं, और बा का नंबर ऐसा था कि सिक्योरिटी पर्पज से उसको इतना ज्यादा लॉक किया गया था कि वो आसानी से किसी के पास पहुंच भी नहीं सकता था। तभी वो मन में यही सोच रहा था कि शायद ये कोई कंपनी के अंदर का आदमी है जो बा को भी जानता है और इसलिए उसने बा का नंबर भी ले लिया और बा को कॉल कर रहा है। उसने ये सोचते ही मोबाइल बा की ओर बढ़ा दिया, लेकिन उसने देखा कि बा का ध्यान तो सिर्फ उसके तरफ था ही नहीं। वो पीछे खड़े वसीम और चंदन को सवालिया नजरों से देख रही थी, जैसे वो निगाहों निगाहों में पूछना चाहती हो,
कि अब ये दो कौन आ गए हैं। तभी युवराज ने उनकी आंखों में सवाल पढ़ लिया, लेकिन उसने उसके पास से उन सवालों के जवाब देने के समय नहीं था। उन्हें जल्द से जल्द उस अननोन कॉलर का पता लगाना था। इसलिए उसने बा को थोड़ा संजीदगी से कहा, बा, आपका फोन बज रहा है, देखियो तो सही किसका है। वो जानता था कि अगर बा उसे जानती होगी तो बता देगी कि कौन कॉल कर रहा है। शायद बा उस नंबर को पहचान ले। बा ने उसकी ओर देखा और फिर अपना मोबाइल अपने हाथों में ले लिया। स्क्रीन पर देखते ही बा बोली, ये तो अननोन नंबर है, मुझे नहीं पता कौन है। ये कंपनी वाले होंगे, दिन भर कॉल करके परेशान करते रहते हैं। कभी कहते हैं ये स्कीम है, कभी कहते हैं वो स्कीम है। पता नहीं इनके दिमाग में क्या घुसा हुआ है। अरे भाई, जब पता है हमें भी स्कीम ये है और हम ये स्कीम ले लेंगे, तो क्यों बार बार किसी को कॉल करके परेशान करते हैं। तुम्हें देख लो बेटा। बात तो मोबाइल कंपनी की कॉल्स की बात कर रही थी, लेकिन युवराज समझ गया था कि कॉल तो उसकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के एम्प्लॉय का हो सकता है या फिर शायद उसके दुश्मन का। उसने कॉल का जवाब देने का फैसला लिया। मोबाइल कान पर लगा लिया और बिना कुछ बोले सामने वाले का इंतजार करने लगा। युवराज जानता था कि अगर कॉल करने वाला कंपनी का कोई व्यक्ति होगा तो अपना नाम खुद बताएगा और वही उसकी पहचान का सूत्र होगा। लेकिन कुछ देर तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। किसी ने कुछ नहीं कहा। युवराज ये देखना चाहता था कि वो पहले बात करेगा और वो कहेगा, कुछ ना कुछ तो कहेगा। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे ही सन्नाटा उठा और एक चुपती हुई आवाज आई, अरे युवराज सिंघानिया, तो इतना डरपोक कब से हो गया कि अपना फोन उठाता ही नहीं। डर गया क्या मुझसे? अब देख, मुझे मजबूरन तेरी बा के नंबर पर कॉल करना पड़ा। और ये कहकर वो हंसने लगा। उसकी बात सुनकर युवराज ने झट से अपनी जेब में हाथ डाला और अपना फोन देखने के लिए उसकी जेब तो खाली थी। तभी उसे याद आया कि वो फोन तो जल्दबाजी में ऑफिस पर ही भूल आया था जब उसने वीडियो देखा था, और वो जल्दी जल्दी में फोन वहीं पर छोड़ दिया था। तभी वो झुंझला कर खड़ा हुआ। उसने देख लिया था कि बा अगर उसके पास है तो उसको कहना कुछ ठीक नहीं होगा। तभी वो थोड़े से एक कोने में आ गया और राहत की सांस लेते हुए बोला, डर और मुझे, मैं गिदर धमकी वालों से नहीं डरता। वो तो मेरा फोन ऑफिस में रह गया है, इसलिए नहीं उठा पाया। लेकिन तू बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बा के फोन पर कॉल करने की? अब तो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। युवराज के स्वर में तेजी थी, आंखें अंगारे दहक रही थी। सामने वाला आदमी उसकी बात सुनकर फिर जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसने कोई मनोरंजन मिल गया हो। तभी उसने फिर कहा, अगर तुम फोन नहीं उठाएगा तो मुझे किसी को तो बताना ही पड़ेगा ना कि निर्मला हाउस में बम है और वो मैंने रखा है, ताकि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपनी जान बचाने का एक मौका मिल जाए। तो जल्दी से बम को ढूंढ लो या फिर अपनी मौत का इंतजार करो। जैसे ही युवराज ने सुना कि निर्मला हाउस में बम है, वो एकदम से सन्न पड़ गया। शब्द उसके कानों में गूंजने लगे थे। उसे यह समझने में देरी लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब उसे समझ आया कि सामने वाले इंसान ने बम की बात कही है, अगर उसने कुछ देर की भी गलती कर दी तो पूरा घर के साथ साथ उन सब के चिथड़े चिथड़े पता नहीं कहां कहां मिलेंगे। उसके होंठ कांपने लगे। उसने गुस्से में मोबाइल को कसकर पकड़ लिया और तेज आवाज में चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? लेकिन उसने देखा कि दूसरी तरफ से तो फोन कट चुका था। उसे ये बात करने का आगे मौका ही नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे सबसे पहले अपने परिवार को बाहर लेकर जाना चाहिए या सबसे पहले बम को ढूंढना चाहिए। युवराज का दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था, लेकिन सांसें तेज चल रही थी। माथे पर पसीना आ गया था। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी खोली और मोबाइल को जेब में रखा और तेजी से चंदन और वसीम की ओर देखा। तभी उसने घर घर की कोने की तलाशी लेनी शुरू कर दी और चंदन और वसीम से कहा, चंदन और वसीम, घर का हर कोना छान मारो, कहीं ना कहीं कुछ है। चंदन और वसीम ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ठीक है सर, हम लोग ऊपर जाते हैं, आप लोग नीचे देखिए। लेकिन युवराज ने अभी तक यह नहीं बताया था कि घर में बम है, पर उसके हाव भाव और उसकी बातों से
चंदन और वसीम समझ गए थे कि घर में शायद बम जैसी कोई चीज होगी। इसलिए युवराज इतनी हड़बड़ी और घबराहट में उनको कह रहा है कि जल्दी से घर का हर कोना छान मारो, क्योंकि वो उनके साथ ऐसा कभी कभी पहले भी हो जाता था और वो लोग तो इन चीजों से कब के गुजर रहे हैं। तभी तो उनको पता था कि कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ी होगी, लेकिन बेचारी बा को कहां पता था कि ऐसा हो जाएगा। पर सबको इस तरह घबरा हुआ देखकर बा भी घबराने लगी थी। तभी उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम लोग ऐसे हड़बड़ी में क्यों हो? युवराज ने खुद को शांत करते हुए कहा, बा बा आप शांत रहिए, कुछ भी नहीं है, हम जल्दी ही इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तभी मंगला को आदेश देकर युवराज ने कहा, मंगला, बा को बाहर लॉन में लेकर जाओ और सभी से कह दो कि बाहर एक जगह इकट्ठे हो जाए, कोई भी बिल्डिंग के नीचे नहीं रहेगा। युवराज का ऑर्डर सुनते ही तुरंत मंगला बा को बाहर लेकर जाने लगी और उसने तुरंत सभी को चौकन्ना कर दिया कि सभी के सभी लोग बाहर आ जाएं और कोई भी बिल्डिंग के नीचे नहीं रहेगा। तभी पीछे से भागता हुआ एकदम से वसीम आया और उसने कहा, मालिक मालिक, मुझे लग रहा है रसोई के अंदर कुछ है, वहां एक काला बैग है और वहां से कुछ आवाज भी आ रही है। युवराज का चेहरा पीला पड़ गया। उसे बिना समय गवाए कहा, देखो, सबसे पहले कोई घर के अंदर तो नहीं है, मैंने मंगला से कह तो दिया था, लेकिन सबको जल्दी से बाहर निकाल दो। जैसे ही सबने सुना कि सबको घर से बाहर निकलना है, कुछ स्टाफ को तो महसूस होना शुरू हो गया था कि घर के अंदर बम ही होगा। इसलिए युवराज कह रहा है कि घर से बाहर निकल जाओ। और ये सुनते ही पूरे निर्मला हाउस में अफरा तफरी मच गई। सभी नौकर चाकर सब लोग बाहर भागने को हो रहे थे और कुछ ही देर में निर्मला हाउस पूरा खाली हो चुका था। युवराज का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि ये हो कौन सकता है जो घर के अंदर घुसकर ये सब कर सकता है। उन्हें क्यों नहीं पता चला, घर के स्टाफ को क्यों नहीं पता चला, घर के सिक्योरिटी गार्ड को क्यों नहीं पता चला। इधर लॉन में बाकी भी परेशानी बढ़ती जा रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि घर के अंदर ऐसा एकदम से अचानक क्या हो गया था, लेकिन उन्हें भी खुसर फुसर करते हुए स्टाफ नौकरों से थोड़ा थोड़ा भनक लग गई थी कि घर में शायद बम है। पर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आज तक उनकी सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं हुई। कभी भी निर्मला हाउस की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन ऐसा आज क्या हो गया था। और उनकी दुश्मनी किसी के साथ थी भी नहीं। निर्मला तो कब तक अपना बिजनेस बड़े ही सुमूथली चला रही थी, कभी उन्होंने किसी से उलझने की कोशिश भी नहीं की थी, ना ही किसी ऐसे कंपनी के साथ उन्होंने कंपटीशन भी किया कि वो कंपनी किसी इंसान को भेजकर निर्मला हाउस या निर्मला कंपनी को बर्बाद करने की सोचे। वो लोग बस अपनी दवाई बनाते थे और अपना काम करते थे, कभी भी उन्होंने किसी को ऑफेंड करने की सोची भी नहीं थी। लेकिन आज निर्मला को लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया है, और यह सब युवराज के आने के बाद हुआ है। उन्हें लगने लगा था कि युवराज के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए होंगे जो युवराज को देखना पसंद नहीं करते। लेकिन ऐसा क्यों था, और ये कौन था जिसने निर्मला हाउस के अंदर बम रखने की इतनी बड़ी साजिश कर दी थी और निर्मला और सिंघानिया परिवार के साथ इतना बड़ा पंगा मोल लेने जा रहा था। उसे यह क्या पता था कि सिंघानिया परिवार अगर बदला लेने पे उतर आए तो उसके साथ क्या क्या कर सकता है। आखिर कौन था ये, अब क्या करेगा युवराज, क्या बम को डिफ्यूज कर देंगे, क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों 505वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इधर बाहर निर्मला और मंगला बिल्कुल परेशान थे, बाकी स्टाफ मेंबर भी परेशान थे और वही सोच रहे थे कि ऐसा किसने किया होगा। तभी युवराज और वसीम ने जाकर उस काले बैग को देख लिया था, लेकिन उस काले बैग में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस काले बैग में बस एक टाइमर रखा हुआ था जो टिक टिक की आवाज कर रहा था, वहां कोई बम नहीं था। उसे देखकर युवराज और भी चौकन्ना हो गया था। युवराज को लगा कि कहीं उसे और भी ज्यादा इतना ये इंसान परेशान क्यों कर रहा है। उसे कुछ चाहिए तो वो सीधा सीधा उसे बोल क्यों नहीं देता, वो उसे एक स्तर पर लगातार डराने की कोशिश क्यों कर रहा है। उसके बाद वो लोग भी लॉन में बा के पास आ गए थे। युवराज को देखते ही बा तुरंत युवराज के पास आई और उनसे पूछा, युवराज कौन है ये, और इसने हमारे घर में बम क्यों रखा बेटा? युवराज समझ चुका था कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसे पता लग गया था कि शायद घर में खुसर फुसर हो रही और उसकी वजह से बा को भी पता लग गया कि घर के अंदर बम है। लेकिन वो चाहता नहीं था कि बा को पता लगे, क्योंकि बा की उम्र के हिसाब से बा को इतना बड़ा शौक देना आसान काम नहीं था।
कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाती, इसलिए वो चुप रहा। लेकिन अब बा को तो पता ही लग गया था, वो कर भी क्या सकता था। तभी उसने निराशा भरी आवाज में कहा, वाह वाह, मुझे मालूम नहीं, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए ही तो मैंने वसीम और चंदन को यहां बुलाया है। लेकिन मेरे कुछ पता लगने से पहले ही वो आगे की चालें चल देता है। बा ने उसकी बात सुनकर वसीम और चंदन की तरफ देखा, और जब बा ने गौर से चंदन की तरफ देखा तो बा को कुछ कुछ समझ आ गया था। उसका चेहरा अब बदल तो गया था, उम्र के साथ साथ वो थोड़ा सा अलग हो गया था। लेकिन बा ने बुरे तरीके से देखने की कोशिश की तो उन्हें कुछ याद आ गया। उन्हें याद आ गया कि ये तो वही लड़का है जिसको घर पर लेकर आया था युवराज, और वो उसके साथ रहा था। तभी बा को लगा कि शायद बा चंदन को पहचानने की कोशिश कर रही है। तो युवराज को लगा कि अब बा को चंदन के बारे में बता देना ही ठीक है। उसने एक एक करके चंदन के बारे में वो सारी बातें बता दी। तभी बा को भी धीरे धीरे याद आने लगा था कि किस तरीके से वो लड़का उनके घर में वो लेकर आए थे, और उसके बाद वो उनके साथ ही रहा। युवराज उसे अपना छोटा भाई मानता था, लेकिन बा को वसीम से देखकर कोई बातें याद नहीं आ रही थी। बा जानना चाहती थी कि ये लड़का कौन है जो युवराज को मालिक कह रहा है। तभी युवराज ने फिर वसीम के बारे में बा को बताना शुरू कर दिया, और बा ने जब सुना कि युवराज उसे वसीम कह रहा है तो बा को भी लगने लगा कि कहीं ये वसीम वही दिल्ली में अपनी पकड़ रखने वाला वसीम तो नहीं। और जैसे ही बा को लग रहा था, तभी युवराज ने बा को बताया कि ये वही वसीम है जो दिल्ली में अपनी अच्छी खासी पकड़ रखता है, और अंडरवर्ल्ड के लोग उसे जानते हैं, और वो दुनिया और देश में ख्याति प्राप्त है। अब तो बा को उन दोनों पर भी विश्वास हो गया था कि वो दोनों युवराज की मदद करने के लिए ही आए हैं। उससे पहले तो बा को लग रहा था कि ये युवराज किन दो लोगों को उठा कर ले आया है, लेकिन अब जैसे ही बा को पता चला कि वो तो उसके साथी हैं, बा को भी उनको ऊपर बड़ा प्यार और विश्वास आ गया था। तभी बा ने युवराज से पूछा, तुम तो कह रहे हो कि वसीम को भी नहीं पता चला कि आदमी कौन है? इससे पहले कि युवराज बा की बात का कोई जवाब देता, वसीम ने कहा, बा मुझे भी अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन मैंने नेटवर्क पूरा एक्टिव कर दिया है, शायद कुछ घंटों में हम उनका पता लगा पाए। बा वसीम की बात ध्यान से सुन रही थी। बा भी अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कौन हो सकता है जिसकी दुश्मनी कवि निर्मला फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के साथ रही होगी, या फिर ऐसा कोई पर्सनल दुश्मन उनका कौन हो सकता है। तभी उन्होंने कुछ सोचा और युवराज से कहा, युवराज, अब की बार अगर उसका कॉल आए तो फोन स्पीकर पर डालना, मैं उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ, शायद मैं कोई अंदाजा लगा सकूं। इतने सालों में मैंने आज तक जिससे बात की है उसकी आवाज मैंने भूली नहीं हूं। अगर वो पहले हमसे मिला होगा या हमसे बात की होगी तो मैं उसकी आवाज जरूर पहचान लूंगी। और बा ने इतना कहा ही था कि इतनी ही देर में उस अननोन नंबर से फिर से कॉल आने लगी थी। युवराज ने देख लिया था कि नंबर वही है। तभी बा ने भी देखा कि वही नंबर है, तो बा ने कहा कि फोन उठा लो और फोन को स्पीकर पर डाल देना, मैं उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ। युवराज ने फोन को अटेंड किया और स्पीकर पर डाल दिया। उधर से उस आदमी ने एकदम से घिनौनी हंसी हंसी और कहा, फंस गए ना जाल में। अरे अंदर तो मैंने वो डमी बम रखा था, लेकिन तुम्हें पता है असली बम कहाँ है? नहीं पता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम सबको बाहर कैसे निकालो। अब तुम्हें मेरा काम आसान कर दिया, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम सब लोग कैसे भी करके घर से बाहर आ जाओ और मेरा निशाना सही बैठ जाए। तुम लोग तो बहुत समझदार हो, मैंने तो थोड़ा सा इशारा किया था, लेकिन लेकिन तुम तो बहुत ही तेज निकले। बात समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये इंसान हो कौन सकता है जो उनसे इस तरीके की बातें कर रहा है। तभी बा ने गुस्से में उस आदमी से कहा, हंसना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, और तुम हम लोगों को इस तरह परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम किसे ऑफेंड करने की कोशिश कर रहे हो? अगर इतनी ही हिम्मत है तो सामने आ जा, हम बता देंगे कि तुमने किसके साथ पंगा लेने की कोशिश की है। बा भी कभी किसी से डरी नहीं थी, वो भी एक अपने समय की मार्शल आर्ट फाइटर भी रह चुकी थी। हमेशा वो बिल्कुल निडर होकर बात करती थी, और तभी तो वो इस इतने बड़े सागर में
अपने लिए अपनी एक नई कंपनी खड़ी कर पाई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो बा को तो अकेले कोई जीने ही नहीं देता। वह हमेशा से निडर और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ चली थी। उस समय के लोग उन्हें दिल्ली की आर्यन लेडी कहकर बुलाते थे। तभी उस आदमी ने जैसे ही बा की आवाज सुनी, उसने हंसना बंद कर दिया, लेकिन फिर उसने आगे जवाब देते हुए कहा, मुझे मुझे अभी के अभी 50 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी नगद। अगर तुम लोग अपने घर को और अपने आप को बचाना चाहते हो तो चुपचाप 50 करोड़ कैश देकर युवराज को मेरे पास भेज दो। और एक बात और, यह मत सोचना कि तुम लोग यहां से निकलकर भाग जाओगे। मेरी नजर तुम सब पर है। अगर तुम में से किसी ने भी मेरी मर्जी के बिना वहां से हिलने की कोशिश की तो मेरे हाथों में उस बम का रिमोट है, जो मुझे दबाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और हां, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि मैंने बम को कहां कहां पर लगाया हुआ है, तो ध्यान रखना। और कहीं ऐसा ही नहीं हो कि जहां तुम लोग अभी खड़े हो उसके नीचे भी बम हो। और इतना कहकर वो फिर से हंस पड़ा। उन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी युवराज ने कहा, हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाले और ना ही हम तुम्हें कोई पैसा देंगे। पहले तुम अपने बारे में बताओ कि तुम हो कौन, शायद उसके बारे में आगे हम कुछ सोच सकें। लेकिन वो आदमी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो पहले से सब इंतजाम करके बैठा था। तभी उसने हंसकर कहा, लगता है तुम बिना ट्रेलर देखकर समझोगे नहीं। चलो तुम्हें एक ट्रेलर तो दिखा ही देता हूं। तभी उसने झटके से अपने पास में रखे रिमोट का बटन दबा दिया। जहां पर युवराज और उसके स्टाफ रूम के सभी लोग खड़े हुए थे, उसके कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा बम फूट पड़ा। वहां से धूल और मिट्टी एकदम से उड़ गई। तब जाकर उनको विश्वास हुआ कि यहां पर तो पता नहीं कितने बम हो सकते हैं। जैसे ही थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी शांत हुई, उस आदमी की हंसी फिर से फोन पर गूंज गई और वो बोला, देखा, यह तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं पिक्चर दिखाने में वक्त बर्बाद नहीं करूंगा और शायद तुम्हें पिक्चर अच्छी ना लगे। युवराज को समझ आ गया था कि यह तो कुछ बड़ा ही प्रोग्राम चल रहा है। कहीं ना कहीं उनके जान को खतरा अब सामने दिखने लगा था। तभी युवराज ने उससे कहा, नहीं नहीं, अब तुम कुछ नहीं करोगे। तुम बस मुझे ये बताओ कि पैसे कहां लेकर आने हैं, मैं अभी आता हूं। तभी उस आदमी ने हंसते हुए फिर कहा, अरे युवराज, इतने जल्दी भी क्या है। अरे पहले पैसों का इंतजाम तो कर लो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हें कहां आना है। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना, चालाकी मत करना। मुझे चालाक लोग बहुत ही नापसंद हैं और मेरी नजर में तुम सभी हो। तुमने अगर थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो देख लेना, मुझे बहुत बुरा लगेगा। फिर क्या होगा ये तो मैं खुद ही नहीं जानता। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या युवराज 50 करोड़ का इंतजाम कर पाएगा? क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो दोस्तों एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर जरूर करना।